नमस्कार। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपना टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को जिसको अपने सीएफटी कहते हैं, देने वाले थे बेंथे व वान व्लेक। तो यानी कि सीएफटी को देने वाले कौन थे? बेंथे व वान व्लेक। सीएफटी के अनुसार मेटल व लिगेंड के मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स है, मेटल व लिगेंड के मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स है वो एक आयनिक बॉन्ड की बाती होता है। यानी कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो आयनिक बॉन्ड यानी कि कुलामीय बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझ गई होंगी आप कि दो आवेश होते हैं उनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो सीएफटी के अनुसार मेटल और लिगेंड के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही अपने क्या कह देते हैं? आयनिक बॉन्ड कह देते हैं, जो आयनों के बीच में लगता है। जैसे मान लो एक प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है कूलाम के अनुसार F बराबर क्या होता है? के Q1 और Q2 अपॉन इनके बीच की दूरी मान लो R है तो R की स्क्वायर। इसी प्रकार का एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है मेटल व लिगेंड के मध्य। सीएफटी ये बात कहती है कि मेटल व लिगेंड के मध्य कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता। यानी कि एक कोई मेटल है, सेंट्रल मेटल और जो लिगेंड है उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता। कोवलेंट बॉन्ड होता है इलेक्ट्रॉनों के साझे से बंधे नहीं बनता है। जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, जैसे मान लो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में आया तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने दिया, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में साझा हुआ। इस बॉन्ड को क्या कहा जाता है? कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। लेकिन वीबीटी कहती है कि मेटल व लिगेंड के बीच में ये बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता। तो कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। ये ऐसा सीएफटी कहती है, वास्तव में ऐसा नहीं होता। सीएफटी भी गलत कहती है, सीएफटी भी पूर्णतः सही नहीं है। सीएफटी में केवल जो सेंट्रल एटम है उनके डी ऑर्बिटल के बारे में ही बताया जाता है। यानी कि सीएफटी डी ऑर्बिटलों को ज़्यादा महत्व देती है, यानी कि डी ऑर्बिटलों की ज़्यादा इज्जत होती है यहाँ पर, और बाकी की इज्जत ही नहीं है। डी ऑर्बिटलों को खास महत्व दे दिया। तो डी सब सेल होती है, उसमें 5 डी जनरेट डी ऑर्बिटल होते हैं। डी सब सेल में 5 डी जनरेट डी ऑर्बिटल होते हैं, जिनको दो भागों में बांटा जाता है, T2G व EG। T2G में आती हैं DXY, DYZ और DXZ। DXY, DYZ और DXZ में जो कक्षक पाली होती है जो वो अक्षों के बीच में होती है। जैसे अपने देखें, जैसे मान लो कि DXY है, DXY में जैसे ये X है ये Y है, तो कक्षक पाली क्या होगी? इस प्रकार से होगी। DYZ है तो DYZ में जैसे इसको Y मान ले, इसको Z मान ले, तो कक्षक पाली इन अक्षों के बीच में होगी, DYZ। और DXZ है, इसको X मान लो, इसको Z मान लो, तो DXZ में कक्षक पाली X और Z के बीच में होगी। और एक होता है DX² Y²। तो DX² Y² में क्या होगा? कक्षक पाली X² और Y² के X और Y के ऊपर ही होगी कक्षक पाली। और DZ में कक्षक पाली है, जिसको इसको X मान ले, इसको Z मान ले, तो कक्षक पाली Z के ऊपर ही आ जाती है। यानी कि इन दो में तो कक्षक पाली अक्षों के ऊपर ही है और इनमें अक्षों के मध्य है। इनको कहा जाता है T2G और इनको क्या कहा जाता है? EG। यानी कि इनमें कक्षक की जो लोब है वो अक्षों के मध्य है और इनमें कक्षों की लोब अक्षों के ऊपर ही है। ये T2G है, ये EG है। इनका देखें ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग, जैसे ये डी ऑर्बिटल है, डी के जो 5 कक्षक हैं जिनको अपने DXY, DYZ, DXZ, DX² Y² और DZ² कहा जाता है। जब इनके पास कोई लिगेंड आता है तो इनका ऊर्जा बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद के अंदर आगे इनके जो
5 डीजनरेट कक्षक हैं, इनकी कक्षकों की ऊर्जा में विपाटन हो जाता है। कुछ कक्षकों की ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है, कुछ कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाती है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, उसके अंदर T2 कक्षकों की ऊर्जा अधिक हो जाती है, जबकि Ag कक्षकों की ऊर्जा ई की कम हो जाती है। इसको जी नहीं लगता। टेट्राहेड्रल के अंदर T2 की ऊर्जा अधिक हो जाती है, यानी कि जो 3 है DXY DYZ और DXZ की ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है, जबकि ई जिसमें DX2Y2 और DZ2 की ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इनको अपने T2 व E के बीच में जो गैप पाया जाता है उसको कहा जाता है डेल्टा टी। इसको कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड विपाटन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो इसके अंदर जो देखो इनसे कम है उनके तो क्या लगा दिया निशान, माइनस का लगा दिया, और इससे भी ज़्यादा है उसका निशान क्या लगा दिया, प्लस का लगा दिया। यानी कि इन डी कक्षों की ऊर्जा इतनी थी, इनसे कुछ की ज़्यादा होगी, कुछ की कम होगी। जिसकी कम हो गई वो उसके आगे माइनस से डेल्टा टी, टी का मतलब टेट्राहेड्रल के लिए लगाया, और जिसकी ज़्यादा होगी इसके प्लस से डेल्टा टी लगा दिया। और इसकी ज़्यादा होती है 0.4 और इसकी होती है -0.6। ये तो टेट्राहेड्रल की बात थी। यदि ऑक्टाहेड्रल होता, क्या होता, ऑक्टाहेड्रल होता तो इनकी ऊर्जा भी बढ़ती। और ऑक्टाहेड्रल में विपाटन इस प्रकार से होता है, T2G की एनर्जी कम हो जाती है, जबकि Eg की एनर्जी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। T2G की एनर्जी कम और Eg की एनर्जी अधिक। और जितनी दो कक्षक होती हैं उसकी तरफ 0.6 डेल्टा ओ आ गया, और जिसकी कम होती है इसकी -0.4 डेल्टा ओ आ गया। और अब फिर आगे T2G व Eg के बीच में वापस से विपाटन होता है। तो इनकी जैसे DZ2 और DX2Y2 में विपाटन हो गया, तो ये आगे टेट्रागोनल फील्ड हो, तो टेट्रागोनल फील्ड के अंदर इस प्रकार से विपाटन होता है। तो आप ऐसे याद रखो कि Z जिसमें आता है, Z वाला नीचे जाता है, Z वाले की ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है। देखो जिसमें DZ2 आ रहा था तो इसकी ऊर्जा कम हो गई, और इधर DXZ और DYZ Z वाले की ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है टेट्रागोनल में। यदि ये स्क्वायर प्लेनर होता है तो थोड़ी सी और गैप बढ़ जाता है, यानी कि DX2Y2 की ऊर्जा और ज़्यादा हो जाती है, जबकि DXZYZ की ऊर्जा और कम हो जाती है। जबकि DZ2 वाले की ऊर्जा और ही कम हो जाती है, जबकि XY वाले की ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। यानी कि जो डेल्टा है वो सबसे ज़्यादा स्क्वायर प्लेनर के लिए होता है। तो स्क्वायर प्लेनर के लिए डेल्टा SP है, SP कहें, SP का मतलब स्क्वायर प्लेनर है। स्क्वायर प्लेनर के लिए विपाटन क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। उसके बाद में टेट्रागोनल के लिए आ गया ये टेट्रागोनल का, उसके बाद में ऑक्टाहेड्रल का, और ये टेट्राहेड्रल का बहुत ही कम होता है। तो टेट्राहेड्रल का सबसे कम, उसके बाद में ऑक्टाहेड्रल का, उसके बाद में टेट्रागोनल का, और सबसे अधिक विपाटन किस में होता है, स्क्वायर प्लेनर में होता है। तो समझ गए होंगे ये टेट्राहेड्रल के लिए है, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए विपाटन है, ये टेट्रागोनल के लिए है, और ये स्क्वायर प्लेनर के लिए। स्क्वायर प्लेनर में विपाटन है वो सबसे बड़ा है, स्क्वायर प्लेनर में विपाटन है वो सबसे बड़ा है, इस प्रकार से है। और इसके बाद में टेट्रागोनल में है, इसके बाद में ये ऑक्टाहेड्रल में है, और इसके बाद में ये टेट्राहेड्रल में है। तो इस प्रकार से विपाटन होता है। टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल में जो T2 की ऊर्जा होती है वो E से ज़्यादा होती है। टेट्राहेड्रल में जो ये DXY DYZ और DXZ है इनको T2 कहा जाता है, और इनको T2 कह देते हैं, T2 टेट्राहेड्रल में, और ऑक्टाहेड्रल में इसको T2G कहा जाता है। इसी प्रकार से DX2Y2 और DZ2 को EG कहा जाता है, टेट्राहेड्रल में केवल E से दर्शाते हैं। टेट्राहेड्रल में T2 की एनर्जी E से अधिक होती है, जबकि ऑक्टाहेड्रल में T2G की एनर्जी कम होती है, EG की एनर्जी अधिक होती है। तो ये मान लो टेट्राहेड्रल के लिए बताया कि ये डी कक्षक थे, T2 की एनर्जी ज़्यादा हो गई, E की एनर्जी कम हो गई है। क्यों हो गया ऐसा? ऐसा होने का कारण है कि टेट्राहेड्रल में जो
टेट्राहेड्रल की शेप इस प्रकार से होती है, और टेट्राहेड्रल की शेप इस प्रकार से होती है। तो जो लोब होते हैं वो अक्षों पर न होकर अक्षों के बीच में होते हैं। तो अक्षों के बीच में होते हैं, तो अक्षों के बीच में कक्षक पाली T2 में होती है, तो जिसके कारण रिफ्लेक्शन सबसे अधिक T2 में होता है, तो T2 की एनर्जी बढ़ जाती है। और ई में कक्षक पालियाँ अक्षों पर होती है, T2 में कक्षक पालियाँ अक्षों के बीच थी, तो यहाँ रिफ्लेक्शन ज़्यादा हुआ, और यहाँ पर अक्षों पर ही कक्षक पालियाँ होने के कारण रिफ्लेक्शन कम हुआ है, जिससे एनर्जी क्या हुई है, यहाँ पर एनर्जी है वो कम हो गई है। जबकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में उल्टा होता है, T2G नीचे होता है, EG क्या होता है, ऊपर होता है। ऑक्टाहेड्रल में T2G नीचे होता है, EG ऊपर होता है। जैसे मान लो ऑक्टाहेड्रल के लिए बात करें तो ये जैसे मान लो D कक्षक थे, इनके पास लिगेंड आया तो इनकी ऊर्जा एक बार बढ़ गई, और उसके बाद में क्या हुआ, ऊर्जा में विपाटन हुआ। T2G की एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है, जबकि EG की एनर्जी क्या हो गई है, बढ़ गई है। ऐसा ऑक्टाहेड्रल में होता है। टेट्रागोनल में dx² की एनर्जी और ही बढ़ जाती है dz² की तुलना में, और यहाँ पर dz वालों की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखो यहाँ पर dz² की एनर्जी कम हो गई, यहाँ पर देखो dz था, z पाली वाले की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि स्क्वायर प्लेनर के अंदर z वालों की एनर्जी और कम हो जाती है, तो z वाले नज़दीक नज़दीक आ गए। देखो x² y² वाला ज़्यादा हो गया, उसके बाद में x y आया, वो ज़्यादा हो गया, z² वाला कम हो गया, और यह और ही कम। तो इनकी एनर्जी जिसमें z पाली आती है वो एनर्जी और ही कम हो जाती है।